ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य है ट्रांसपोर्ट, क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आर पार किसी भी पदार्थ का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। बल्क ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है आपका किसके द्वारा होगा, इंडोसाइटोसिस, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण दो टाइप का है ना, इंडोसाइटोसिस अंतःग्रहण दो टाइप का, एक तो होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, पीनो, पीनो का मतलब पानी पी लो, पीनो का मतलब इनो, इनो का क्या करते पीते हैं, तो इसका मतलब इसमें दोनों में ही इंडो मतलब अंतःग्रहण होगा, अंदर की तरफ ग्रहण होगा। तो पीनो का मतलब फ्लूइड, लिक्विड वाली चीज़ों का अंदर ग्रहण करना, तो लिक्विड को क्या करते हैं, हम पीते हैं, तो इसलिए इसको बोल दिया पिनोसाइटोसिस। पीनो का मतलब लिक्विड और साइटोसिस का मतलब अंदर की तरफ आ रहा। फैगो का मतलब होता है जो ठोस, जो सॉलिड होता है उसको अंदर की तरफ लेना। तो सॉलिड को हम पी तो सकते नहीं, तो हम क्या करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं। तो इसको पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं ड्रिंकिंग ऑफ सेल और फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं ईटिंग ऑफ सेल, ड्रिंकिंग ऑफ सेल और ईटिंग ऑफ सेल। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस की, तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है बाहरी गमन। तो वो क्या होता है, सेल वोमिटिंग, यानी कि अपन जब ज़्यादा ठूस ठूस कर खा लेते हैं, अति से ज़्यादा खा लेते हैं, तो फिर क्या कर देते हैं, एक्सोसाइटोसिस है ना, मतलब पूरा का पूरा पूरा मिक्सअप करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये है फैगोसाइटोसिस, बाहरी गमन। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने देखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन को हमने बताया था कुछ प्रोटीन अंदर जाते हैं, कुछ प्रोटीन बाहर रहते हैं, तो इनके आधार पर भी इसका ट्रांसपोर्ट इधर समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इधर से कोई चीज़, कोई गैस क्या हुई, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आई, तो उसको क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन। क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आएगी तो उसको डिफ्यूजन यानी कि विसरण बोल देंगे। फिर क्या हुआ कि अगर गैस की जगह पानी आ गया, क्या आ गया, वाटर आ गया, तो फिर उसको बोल देंगे ऑस्मोसिस। क्या नाम दे देंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो चैनल है इनसे भी क्या होगा कि कोई ना कोई चीज़ है ना इन चैनल के थ्रू आएगा, तो क्या वो भी अपने अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, फैसिलेटेड डिफ्यूजन है। तो ये भी पर विसरण डिफ्यूजन ही है, लेकिन कैसा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, अपन ने एक छिद्र बना दिया कि भैया तुम इस छिद्र से आसानी से निकल जाओ, तो फैसिलिटी दे दी, इसलिए इसका नाम है फैसिलेटेड डिफ्यूजन। लेकिन अगर चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन से कोई चीज़ अपनी सांद्रता के अपोजिट आए, जैसे कि सोडियम वगैरह हुआ, सोडियम वगैरह, तो ये क्या करेगा, जहाँ कम है वहाँ से अधिक की ओर जाना है तो उल्टा हो गया, अधिक से कम की ओर तो तुरंत चला जाएगा, लेकिन कम से अधिक की ओर जाना है तो ये इसको चाहिए क्या, एनर्जी। तो एनर्जी चाहिए तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। जबकि ये डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन या नॉर्मल डिफ्यूजन जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब बिना एनर्जी के हो जाते हैं। ठीक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, डेफिनेट शेप देती है सेल को और सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करती है। सम स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, और इसमें सिलेक्टिव परमिबिलिटी भी होती है, जिससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या तो एक्टिवली होगा या पैसिवली होगा, ऊर्जा से या ऊर्जा के बिना। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको पूरा सेल मेम्ब्रेन का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ दिख गया है। देखिए ग्लाइकोप्रोटीन क्या था, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रोटीन प्लस शुगर। फिर ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या था, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो इनको ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। देखिए ये मेम्ब्रेन का पेरिफेरल प्रोटीन है, क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, जो कि आपका दिख रहा है, पेरिफेरल प्रोटीन केवल बाहर की सतह पर है। फिर इंट्रीगल प्रोटीन है, देखो थोड़ा सा अंदर घुसा है ना, पूरा अंदर घुस गया है, पूरा ये मेम्ब्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ खत्म हुई, पूरा अंदर है, तो ये आपके प्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है ये, तो ये आपका क्या है, ये चैनल प्रोटीन भी कहलाते हैं। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है साइटोप्लाज्म। क्या आया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, स्ट्रासबर्गर ने। साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट, साइटोसोल और ट्रोपोप्लाज्म। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि सेल में से सेल वॉल
माइनस कर दें, घटा दें, तो क्या बनता है? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, फिर प्रोटोप्लास्ट में से नॉन लिविंग मटेरियल को हटा दिया जाए तो बनता है प्रोटोप्लास्ट, है ना। मतलब लिविंग मैटर जितना भी है वो कहलाता प्रोटोप्लाज्म। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, आप कमेंट करके बताइए, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को लिविंग मैटर कहा था और फिजिकल लिविंग बेसिस ऑफ सेल ये बताया था। हक्सले करके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, अब ये देखिए नॉन लिविंग मटेरियल इसमें से हटा दिया तो प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को माइनस कर दिया, यानी कि न्यूक्लियस को हटा दिया, तो बनता है साइटोप्लाज्म। क्या बनता है? साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाए जा रहे हैं, उनको हटा दोगे तो बनेगा साइटोसोल। क्या बनेगा? साइटोसोल। तो ध्यान देखिए, सेल में से सेल वॉल घटाओगे तो प्रोटोप्लास्ट में से नॉन लिविंग मटेरियल हटा दोगे तो प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हटा दोगे तो साइटोप्लाज्म में से जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको हटा दोगे तो साइटोसोल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर यही रही, फिर साइटोसोल का मतलब लिक्विड मैट्रिक्स है एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनेलीज। क्या है? लिक्विड मैट्रिक्स एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनेलीज। ट्रोपोप्लाज्म का मतलब इंक्लूड लिविंग सेल ऑर्गेनेलीज, मतलब इसको साथ में होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म है, और नॉन लिविंग इंक्लूजन को भी मिला दिया गया है। साइटोप्लाज्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। क्या है कि साइटोप्लाज्म एक मेन एरिना या क्षेत्र या जोन है जिसके अंदर सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सेलुलर एक्टिविटीज़ का क्या है? सेक्टर है ना, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, और इसमें वेरियस केमिकल रिएक्शन भी होती हैं। साइटोप्लाज्म होमोजीनियस होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस को हटाकर कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म इंक्लोज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म इंक्लोज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, प्रोटीन ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन सेल ऑर्गेनेल, उनको हाइपोप्लाज्म कहते हैं, हाइलोप्लाज्म कहते हैं। क्या कि जो साइटोप्लाज्म का पोर्शन जो सेल ऑर्गेनेलीज को छोड़कर है उसको क्या बोल दिया जाता है? हाइलोप्लाज्म। क्या बोल दिया जाता है? हाइलोप्लाज्म। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ट्रांसल्यूसेंट है ना और कोलाइडल लिक्विड मटेरियल होता है उसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या क्या है? क्या क्या साइटोप्लाज्मिक यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, आपका लाइजोसोम्स है, राइबोसोम्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट है, सेंट्रोसोम्स है इत्यादि। और नॉन लिविंग में क्या होता है? जो इंक्लूजन बॉडी है जिनमें प्रोकैरियोट्स में जनरली होती हैं, याद रखना इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स में जनरली होती हैं, वो क्या करती हैं? स्टोरेज करती हैं, फूड को स्टोरेज करती हैं, तो वो भी याद रख लेना। ठीक है, स्टार्डोप्लेट, वैक्यूल्स, ये सारे के साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेलीज है। फिर अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है वो कहाँ कहाँ है? ईच बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्लांट इज सराउंडेड बाई रिजिड है, डेड सेल वॉल है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट सेल कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एनिमल सेल। पादप कोशिका को ह्यूमन कोशिका से, एनिमल जंतु कोशिका से अलग करने के लिए सेल वॉल ही जिम्मेदार है। फिर इसका सेक्रेटरी सब्सटेंस जो होता है किसका है? प्रोटोप्लाज्म का है, जो कि सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या होता है? सेल वॉल। बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर होती है बट केमिकली डिफरेंट होती है। सेल वॉल जनरली मेड ऑफ सेलुलोज, सामान्यतः सेल वॉल सेलुलोज की बनती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि फंजाई की है वो काइटिन की और बीटा ग्लाइकन की NAG की बनती है। बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है NAM प्लस NAG की। प्लांट की जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनती है ना। और एल्गी की जो होती है वो म्यूरेन है ना, म्यूकनन या सेलुलोज, इनसे बनती है एल्गी की भी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर अगर हम बात करें सेल वॉल 3 पार्ट की बनती है। एक तो मिडिल लेमला होता है, प्राइमरी वॉल होता है और सेकेंडरी वॉल होता है। ठीक है, अगर मिडिल लेमला की बात करोगे तो सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर आपको क्या मिलेगा? मिडिल लेमला बनेगा। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का होता है, जिसमें से कैल्शियम पेक्टेट ज़्यादा होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट, या ये प्लांट सीमेंट होती है, उसमें हाइलेरोनिक एसिड पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि मिडिल लेमला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइलेरोनिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, ठीक है,
एक प्लांट सेल है, उसके अंदर ये सबसे बाहर जो है वो है मिडिल लेमेला। ये क्या करता है, दो प्लांट सेल को चिपकने में क्या करता है, मदद करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लांट का सीमेंट है ना, जो जोड़ने का काम करता है। प्राइमरी सेल वॉल की बात करोगे तो वो मिडिल लेमेला है ना, मिडिल लेमेला और आपका क्या है, सेकेंडरी वॉल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये थिन होता है, पतला होता है, इलास्टिक होता है, बना होता है सेलुलोज से, 30% लगभग इसमें सेलुलोज होता है मेनली इसमें। और मिडिल लेमेले का फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है, किससे, प्राइमरी वॉल से। सेकेंडरी वॉल सबसे अंदर की तरफ होता है, तो इनर मोस्ट है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाद आएगा। ठीक है, प्राइमरीली ये किससे बनता है, ये भी सेलुलोज से, माइक्रोफाइब्रिल से बनता है, और इसमें लिग्निन और सुबेरिन का क्या होता है, डिपोजिशन पाया जाता है। सेल वॉल के अंदर अब जैसे देखिए, मान लो कि 1 2 3 है ना, 2 3 सेल बन गई। कौन कौन सी, सबसे बाहर वाली होगी आपकी मिडिल लेमेला है ना, मिडिल लेमेला, फिर हो गई प्राइमरी, और फिर हो गई सेकेंडरी। ठीक है, अब मान लो 2 सेल बनी है, तो इसमें भी उतनी सेल होंगी, 2 3 ऐसे होगी। अब क्या होगा कि इन दोनों सेल को क्या करना है, जुड़ना है, तो इनमें एक छिद्र पाया जाता है ऐसा, जो क्या कर देगा, इन दोनों सेल के बीच में आ जाएगा, और इससे क्या होगा, फिर एक्सट्रीम मूवमेंट हो जाएगा मटेरियल का दोनों सेल के बीच में आपस में, तो उस छिद्र को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। वो लाइक पोर इज लाइन बिटवीन विथ cell surface membrane and has central tubular and often associated with endoplasmic, मतलब हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। लेकिन ये करता क्या है, दो एडजेसेंट सेल को, दो नेबर सेल को, पड़ोसी सेल को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ता है ना, ताकि उनके बीच में मटेरियल का आदान प्रदान हो सके। फिर उसके बाद फंक्शन क्या है, तो सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करता है, पर्टिकुलर शेप साइज देता है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल बड़े बड़े उनसे प्रोटेक्ट करता है, परमिएबल और ट्रांसपोर्ट वाटर का। आप देखोगे सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, तो एपोप्लास्ट जो होता है वो सेल वॉल के थ्रू ही होता है। ठीक है, फिर सेल वॉल मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है ना, प्लाज्मोडेस्मेटा जैसे कि कंटिन्यूस सिस्टम बनाता है साइटोप्लाज्म का, दो सिम्प्लास्ट से कनेक्टेड सेल, दो एडजेसेंट सेल के बीच में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी देख लेना आप इसके। फिर अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज है जो कि कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को। ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया था, किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। फिर अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है जो कि कंट्रोल करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर या डायरेक्टर। जैसे कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में डीन होता है, डायरेक्टर होता है, वो क्या करते हैं, पूरे यूनिवर्सिटी पूरे कैंपस को कंट्रोल करते हैं। ऐसी सारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस, इसलिए इसे कंट्रोलर डायरेक्टर कहते हैं। जनरली यूकैरियोटिक सेल का कंटेन करता है लीस्ट 1 न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस इज एब्सेंट। कहाँ कहाँ होता है एब्सेंट, तो ये एब्सेंट होता है मेच्योर फिलोएम की सीव सेल में और मेच्योर आपकी आरबीसी में, है ना। जो मैमल्स की परिपक्व आरबीसी है ना, रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें, और प्लांट के फ्लोएम सीव ट्यूब जो सेल होती है उसके अंदर ये क्या होता है, आपका न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। कुछ में न्यूक्लियस क्या होगा, मल्टी सेलुलेट भी होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी पाई जाती है, एक से अधिक, बोन मेरो हुआ, उनके अंदर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। फिर अगर हम बात करें तो आपका जो देख लीजिए, ये आपका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में देखो सबसे अंदर जो दिख रहा है ये छोटा सा न्यूक्लियस का, ये कहलाता है न्यूक्लियोलस, है ना। ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो धागेनुमा संरचना दिख रही है वो है क्रोमेटिन। जब डिवीजन नहीं होगा तब क्रोमेटिन, जब सेल डिवीजन कर रही होगी तब क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब अनडिवाइड सेल होगी तो उसके अंदर क्रोमेटिन होगा। फिर ये न्यूक्लियर लेमाइना होता है ना, प्रोटीन। ये न्यूक्लियर पोर होता है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। और जस्ट न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले ऊपर जो होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, है ना, जिसको कैरियोथिका भी बोलते हैं। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड मटेरियल, न्यूक्लियस मैट्रिक्स जिसको कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म कहते हैं वो होता है। फिर क्रोमेटिन नेट होता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस, लिटिल न्यूक्लियस जिस कह सकते हैं, जो कि राइबोसोम की फैक्ट्री है, वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके न्यूक्लियस के क्या है, स्ट्रक्चर है, क्या क्या होता है। अब हम एक एक को डिफाइन करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, काम ही है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसका मतलब जो कि न्यूक्लियस को कवर करती है। तो सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और न्यूमरस उसके अंदर छिद्र होते हैं।
अब दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। दो मेम्ब्रेन के बीच में छिद्र होगा तो उसे क्या बोलते हैं, अगर बहुत डीप में देखोगे तो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। फिर उसके बाद जो लिक्विड वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये ग्राउंड सब्सटेंस है न्यूक्लियस का जो कि कॉम्प्लेक्स कोलोइडल फॉर्म्ड होता है और नंबर ऑफ केमिकल्स जैसे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एटीपीज, प्रोटीन, एंजाइम ऑफ एमआरएनए, डीएनए पॉलीमरेज है ना, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, इंडोन्यूक्लियस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि को रखता है। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, जब नाइट्रोजन बेस से पेंटोज शुगर जुड़ती है। कौन कौन, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जब जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और यदि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जाके जुड़ जाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, याद रखना न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है स्पेस अराउंड द क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोवाइड साइट ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ही कौन सी प्रोसेस, कौन सी विधि, ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म था। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो हाईली कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का होता है और इसमें जो फॉर्म है वो ट्राइफॉस्फेट या क्रोमेटिन नेट या न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो सबसे पहले क्रोमेटिन की बात करें। क्रोमेटिन नेट का मतलब क्या होता है, देखिए क्रोमेटिन नेट का मतलब सीधा सीधा है धागे नुमा संरचना, है ना। नेट है मतलब धागा है। तो ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन्स कंपोनेंट है क्रोमोसोम्स का जो कि विजिबल ओनली एट कंडेंस्ड कंडीशन, लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइन फाइबर, है ना। जो विजिबल कब होता है, जब कंडेंस हो जाएगा तब ये देखा जाता है और एक लंबा धागे नुमा पतला फाइबर की तरफ कैसा होता है, ये दिखाई देता है। ये किससे बना होता है, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स से बना होता है। देखिए अब ये दिख रहा होगा, ये डीएनए है, डीएनए ये क्या, हिस्टोन, जो आपके हिस्टोन मॉलिक्यूल होगा अक्टूबर एक एनसीईआरटी में जेनेटिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो उसके आसपास क्या होता है, कॉइल्ड होता है। तो ये है आपका क्रोमेटिन, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे, देखो तो एक बार मैं आपको ये थोड़ा सा क्रोमोसोम क्रोमेटिन का रिकैप दे देता हूँ। देखिए ये जो है ऐसा 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 जो संरचना पड़ी है धागे नुमा, वो है आपकी क्या, क्रोमेटिन। क्या है, क्रोमेटिन, ठीक है। ये धागे ये है क्रोमेटिन। फिर ये कंडेंस्ड होगा तो ये बनाएगा ऐसा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ये और कंडेंस होगा तो ये बनाएगा क्रोमोसोम। क्या बनाएगा, क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन से बनेगा क्रोमेटिड, फिर क्रोमेटिड जुड़कर क्या बना देंगे, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमेटिड फिर क्या बन गया, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि होता क्या है। और ये क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए से ही तो बनते हैं, यही तो बात, जो दोनों वही बात है। तो डीएनए का क्या है, कॉइलिंग होती है, कंडेंसेशन होता है। जैसे अपन कॉइल को ऐसे 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 मोड़ मोड़ के एक पतले धागा से जब स्प्रिंग बनाते हैं तो वो वही है। तो ये क्रोमेटिन का भी मतलब वही है, डीएनए एक धागेनुमा होता है, उसकी कॉइलिंग कर करके क्या बनाना है, हमें क्रोमेटिड बनाते हैं। तो दो प्रकार का होता है, एक होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, है ना। यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। देखिए यू का मतलब होता है ट्रू, जहाँ भी यू वर्ड आता है, यू बैक्टीरिया, यू कैरियोट्स, यू क्रोमेटिड, तो उनका मतलब ही होता है ट्रू, यानी कि ये सत्य क्रोमेटिन है। सत्य क्रोमेटिन है मतलब इसके अंदर ट्रू डीएनए पाया जाता है और यही क्या होगा, एक्टिव होगा, है ना। तो ये क्या होता है, थिन होता है, थिन होता है और आपका थिन होता है, एक्सटेंडेड होता है और ये लाइट स्टेंड होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लाइट स्टेंड, हल्का सा कलर लेता है क्रोमेटिन का, है ना। जब क्रोमेटिन जो धागा था उसमें हमने कलर डाला, अगर हल्का कलर आता है तो यू क्रोमेटिन, डार्क कलर आता है तो क्या हो जाता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। ये थिक कॉइल्ड होती है, मोटी कॉइल्ड होती है और डार्क कलर होता है। ये जेनेटिकली क्या होता है, मोर एक्टिव और क्रोमेट, है ना, क्योंकि पता ही है ये सत्य है, ट्रू है, तो जेनेटिकली मोर एक्टिव होगा। और ये क्या होता है, लेस होता है और इनर्ट होता है, या तो अक्रिय होता है या कम क्रियाशील होता है। ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में, है ना, जो न्यूक्लियस है उसके केंद्र में यही पाया जाता है, कौन, यू क्रोमेटिन। और ये जब जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके केंद्र में यू क्रोमेटिड है और साइड में क्या है, हेट्रोक्रोमेटिड है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन कम होते हैं और जबकि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर हिस्टोन प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। अब देखिए उसको करना है
थिक कॉइल्ड, मोटी कॉइल्ड, तो बड़े बड़े मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हेट्रोक्रोमेटिन उसके पास आएंगे, ये हिस्टोन आएंगे और उनसे क्या होगा, कॉइलिंग होती है, तो कॉइलिंग क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, थिक हो जाएगी और वहीं कलर आके फंस जाएगा, इसलिए डार्क स्ट्रैंड होते हैं। ये रिप्लिकेट करता है अर्ली एस फेज में और ये रिप्लिकेट करता है लेट एस फेज में, है ना, लेट एस। अब डीएनए का सिंथेसिस फेज एस फेज में क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, तो अर्ली रिप्लिकेशन अर्ली फेज में जल्दी यूक्रोमेटिन कर देता है, क्योंकि हल्का होता है, लाइट होता है, थिन होता है, तो जल्दी हो जाता है, ट्रू होता है। ये डार्क होता है, मोटा होता है, तो लेट में रिप्लिकेट करता है। तो ये डिफरेंस भी याद रखना यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच में। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और यूजुअली अटैच होता है क्रोमेटिन से, है ना। तो ये धागे नुमा न्यूक्लियस जब क्रोमेटिन से अटैच हो जाता है, तो जैसे आपने माला में मोती लटकते हुए देखे ना, तो बीड ऑन स्ट्रिंग, है ना, बीड जैसी, धागे मोतियों जैसी संरचना का निर्माण करता है ना। इसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है वो डेंस होता है स्पेरिकल बॉडी, जो कि कहाँ, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, कब, इंटरफेज में, है ना। और ये रिच होती है किससे, आरएनए और प्रोटीन से। अब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी इसको क्या हो जाता है, देख सकते हैं। ह्यूमन जीनोम में द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस इज 5 NOR क्रोमोसोम्स। ये तो ठीक है, आप इतना डीप में मत जाना, केवल इतना याद रखना कि जो न्यूक्लियोलस जो होता है वो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। अटैच किससे होता है, क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन से अटैच होता है तो बीड लाइक संरचना ये बनाते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियोलस के मेंटेन के लिए कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बनने वाला क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है तो ये रखनी है कि जो न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम की फैक्ट्री है। राइबोसोम उसके अंदर बनता है ना, राइबोसोम्स का उसके अंदर निर्माण होता है, तो ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहलाती है। राइबोसोम्स फैक्ट्री ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या, राइबोसोम्स बनता है, राइबोसोम्स की फैक्ट्री होती है। फिर अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के कार्य क्या हैं, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, या सेल डिवीजन में ये डिवाइड होता है, टू मल्टीप्लाई करेगा, रिप्लिकेट करेगा, सब इसके अंदर। ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को और इसी की वजह से क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो ये देख लीजिए, सेंट्रोल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, सेंट्रोल कैसा होता है वो दिखाया है। फिर अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, है ना, तो क्रोमोसोम्स कैसे बनता है, तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किसने दिया था, स्टारबर्गर ने। किसने किया था, स्टारबर्गर ने, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे तो ये टर्म क्रोमोसोम किसने दिया था, तो वाल्डेयर ने। देखिए पहली बार देखा था किसने, स्ट्रैसबर्गर ने, और पहला टर्म जो किसने पहली बार उसको बोला कि ये क्रोमोसोम है, तो वो वाल्डेयर ने बोला था। क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, जो धागा था, जो पतला धागा होगा वो है क्रोमेटिन, और अगर उसको बिल्कुल ऐसा मोड़ के क्या कर दिया, उसको कंडेंस कर दिया, तो वो बन गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बेस्ट स्टडी कब होती है, मेटाफेज। ये इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन में भी आएगा यहाँ कि क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी किस अवस्था में कर सकते हैं, तो मेटाफेज में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिकॉज ऑफ साइज ऑफ क्रोमोसोम्स इज शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग द मेटाफेज एंड ड्यू टू हाईली कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड। मतलब मेटाफेज में क्या होता है, उसका आकार छोटा होता है और उसमें कंडेंसेशन उसका बहुत ज़्यादा ही वो क्या होता है, एकदम कंडेंस्ड होता है ना, तो वो मेटाफेज में अच्छा होता है, इसलिए उसकी स्टडी भी क्या है, आसानी से की जा सकती है। फिर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमेट्स में, तो जीनोम कहते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ गैमेट, उसे क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। हिप्लॉइड क्रोमोसोम्स को जीनोम कहते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक ये वाली बात है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ गैमेट इज नोन एज जीनोम्स और हिप्लॉइड क्रोमोसोम। मतलब एक गैमेट के अंदर हिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसको जीनोम बोल सकते हो या हिप्लॉइड क्रोमोसोम्स बोल सकते हो। फिर अगर हम देखें तो ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको बताया है कि देखिए ये डीएनए था, डीएनए क्या हुआ, डीएनए इसे इसमें जुड़ा, न्यूक्लियोसोम्स बनाया। न्यूक्लियोसोम्स को फिर क्या है, अपन ने बहुत कंडेंस किया तो ये क्रोमेटिन लूप्स हो गई। क्रोमेटिन लूप्स जब को और कंडेंस हुई तो ये बिल्कुल कंडेंस होकर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाया, तो जिसको क्रोमोसोम्स बोला। क्रोमोसोम्स की ये आर्म्स होती है, इसे सेंट्रियोल कहते हैं जो बीच में होता है, एंड वाले को टीलोमर्स कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, ये ध्यान से देख ले। कैसे डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, ये उसका फ्लो चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है।
एक धागेनुमा 2 मीटर के डीएनए को हमें न्यूक्लियस के अंदर रखना है तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक उसकी संरचना बनानी पड़ेगी, उसको कंडेंसेशन अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्रोमोसोम बनाते। तो ये देख लीजिए क्रोमोसोम से डीएनए था, ऐसे बन के क्रोमोसोम बन गया। फिर यही है दो, ये जो हैं ये कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये और ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर्स हैं और उसके ऊपर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि काइनेटोकोर के ऊपर आके ही स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं सेल डिवीजन में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, जैसे एक क्रोमोसोम था तो एक क्रोमोसोम की ये दोनों जो हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड। और दो ऐसे एक जैसे क्रोमोसोम्स कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक, तो ये रहा। और देख लीजिए अच्छे से स्ट्रक्चर डीएनए कैसे उसके अंदर ऐसा लगा रहता है, ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है ना, बहुत डीप। फिर इसके बाद सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर है काइनेटोकोर। ठीक है, ईच क्रोमोसोम्स इज कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स और 2 क्रोमेटिड, है ना। एक क्रोमोसोम्स के ऊपर 2 हाफ क्रोमेटिड्स होते हैं। बोथ क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंट इट कंसंट्रेटेड बाय स्ट्रक्चर। मतलब ये जो था एक दो, ये दोनों कैसे जुड़े हैं? कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर से, जिसको हमने क्या बोल दिया? सेंट्रोमियर। क्या बोल दिया? सेंट्रोमियर। ठीक है, अब सेंट्रोमियर के पॉइंट पे प्रोटीन लाइक जो डिस्क होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक्चुअल साइट है फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं जिनको खींचकर क्रोमोसोम्स को टीलो एंड पर ले जाते हैं, टीलोफेज में, एनाफेज में, तो वो किसकी वजह से कि काइनेटोकोर पे आके ये एक्स शेप क्रोमोसोम था, उसके काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है और वो इसको खींच के ले जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्पिंडल फाइबर कहाँ जुड़ते हैं, कि सेंट्रोमियर पे जुड़ते हैं कि काइनेटोकोर पे। वहाँ पहला ऑप्शन सेंट्रोमियर दिया रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि काइनेटोकोर पर ही जाकर स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें क्रोमेटिड की, तो एट मेटाफेज स्टेज ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब जो पहली कंडेंसन है उसके अलावा कोई दूसरी, जैसे ये जो क्रोमोसोम बन रहा था उसके जो इधर जो कंस्ट्रक्शन होगी उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कह देते हैं। ठीक है, विच नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अदर कंस्ट्रक्शन मे बी ओकर ऑन सेम क्रोमोसोम्स विच इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। तो ये तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, इसको ध्यान भी नहीं रखेंगे तो चलेगा। फिर है टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर, सेंट्रोमियर कहाँ पाया जा रहा है उसके आधार पर इनके टाइप हैं। देखिए पहले आप उसमें देख लीजिए, आप चित्र देख लीजिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेटासेंट्रिक। मेटा का मतलब होता है बीच में, है ना। सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाएगा? दोनों आर्म के बिल्कुल बीच में, मतलब दोनों आर्म क्या होंगी? बराबर होंगी, तो इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक। फिर क्या होगा कि बीच से या तो थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। मेटा का मतलब सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में पाया जा रहा है, दोनों आर्म क्या है? ऊपर नीचे बराबर हैं। सब मेटा का मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उसे सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। फिर एक एंड की तरफ जुड़ जाए, मतलब एक छोटी आर्म बने और एक बड़ी आर्म बने, तो इसको बोल देते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। और जब पूरा का पूरा सेंट्रोमियर किसी एक एंड पर जाके चला जाएगा तब उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक। तो ये केवल और टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है कि केवल सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मेटासेंट्रिक का मतलब है मिड ऑफ 2 आर्म। सेंट्रोमियर कहाँ है? मिड ऑफ 2 आर्म में। सब मेटासेंट्रिक का स्लाइटली अवे फ्रॉम मिड। और एक्रोसेंट्रिक का मतलब है सब टर्मिनल पोजीशन, मतलब एक स्थान की तरफ चला जाएगा तो एक आर्म लंबी हो जाएगी और दूसरी आर्म छोटी हो जाएगी। टीलोसेंट्रिक की बात करेंगे तो वो टर्मिनल पोजीशन पे चला जाएगा और सिंगल आर्म हो जाएगा, एक ही आर्म बनेगी और टर्मिनल पोजीशन पे चला जाएगा। फिर देख लीजिए क्रोमोसोम्स, लॉन्ग आर्म, सेंट्रोमियर। फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स है। अगर इनको याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा, इतना डीप में आपके लेवल पे नहीं है, हो सकता है लेकिन कभी आ जाता है तो इसलिए इसको बता रहे हैं। लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स है जो कि फ्लेमिंग ने क्या किया था? एम्फीबियंस के ऊसाइड में देखा था, है ना। इंसेक्ट के ऊसाइड, शार्क, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स जिनके जो कि युग देते हैं उनमें इनको देखा था। ये क्या करता है? कंसर्न विथ प्रोटीन सिंथेसिस, योल्क फॉर्मेशन,
है ना, एंड आरएनए सिंथेसिस। ये जो लंब्रस क्रोमोसोम्स है प्रोटीन के सिंथेसिस, यूल के फॉर्मेशन और आरएनए सिंथेसिस से संबंधित होता है। फिर है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, तो वो सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहलाता है, जो कि बाल्बियानी ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ये सलेवरी ग्लैंड के क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी जस्ट आप इसको एक बार देख लेंगे। फिर है न्यूमरस क्रोमेटिड presence in repeated division of chromosome without centromeric and nuclear division such called इंडो डुप्लीकेट, है ना। रिपीटेड जो रिप्लिकेशन है डीएनए का उसको हम इंडो रीडुप्लीकेट कहते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा में है। आप ये देखिए फिर से वही वाली बात, कैसे क्रोमेटिन कैसे डीएनए है, डीएनए हिस्टोन से कैसे जुड़ा हुआ है, क्रोमोसोम्स कैसे बनता है वो आपको दिखाया है। फिर कैरियोटाइप, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ जो क्रोमोसोम्स है उसे कैरियोटाइप कहते हैं। और इडियोग्राम का मतलब है जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इडियोग्राम पे आएगा, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियर जो आपका जो न्यूक्लियस का फंक्शन है वो कंट्रोल करता है मटेरियल का, आपके जो बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो न्यूक्लियर पोर है उसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो कि पोर होता है। ओनली डीएनए कंपोनेंट अलोन इज हेरिडिटरी, मतलब डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वही क्या होती है, जाती है। न्यूक्लियस जो है वो साइट है जहाँ क्रोमेटिन क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए का क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो नॉन न्यूक्लियर रीजन्स न्यूक्लियस कंटेन करता है, जो कि कंटेंट मटेरियल होता है डीएनए मेकिंग के लिए और एमआरएनए मेकिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर है इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। देखिए इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज आ रहे हैं वो सारे के सारे का फंक्शन कार्य जो होगा वो एक दूसरे से संबंधित होगा, यानी कि कोऑर्डिनेटेड होगा। तो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके कार्य क्या होंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो मेनी ऑफ ऑर्गेनेलिज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। इनके फंक्शन क्या होंगे, कोऑर्डिनेटेड होंगे। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड क्या करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। क्या क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी सोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल। जबकि देखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन आता है कौन नहीं आता। फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए अगर हमने जब डीएनए की स्ट्रक्चर देखी थी तो ये रहा डीएनए की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे जस्ट जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये एब्सेंट होता है कहाँ, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक एक्सेप्ट जर्मिनल सेल एंड मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता, जर्मिनल सेल और आरबीसी। ये क्या करता है, ये स्कैटर्ड होता है होल साइटोप्लाज्म। हो सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू हो और फैलते फैलते यानी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी चला जाए, हो सकता है पूरा स्कैटर्ड हो सकता है, पूरे में फैला हुआ हो सकता है, ठीक है। तो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इज लाइक गोल्जी बॉडी,